हेलो। हेलो। हेलो चेक। हेलो।
हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, है ना। कहाँ तक हमने लिख लिया था? खाद्य प्रसंस्करण का महत्व लिखाना था। तो महत्व मैंने आपको कल ये तो समझा ही दिया था कि बिना डेटा, बिना आंकड़ों के महत्व नहीं लिखा जाता। केवल जब थ्योरी लिखते हैं तो वो थ्योरी लगभग मानो सब स्टूडेंट लिख ही देते हैं। थ्योरी को बना करके भी लिखा जा सकता है, और थ्योरी में भी जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। थ्योरी में भी कोशिश रहनी चाहिए कि स्पेसिफिक रहे। जैसे कल बात हो रही थी कि आपने उपाय महत्व बताया था कि रोजगार बढ़ जाएगा, तो रोजगार तो हर क्षेत्र से बढ़ता है, तो पर्टिकुलर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर क्या महत्व है, याद है ना? रोजगार बताया था तुमने, है? तुम्हें देखते ही मुझे याद आया कि कल तुमने रोजगार बताया था। कोई बात नहीं, कह रहा है सर मेरे पीछे क्यों पड़ गए, हैं? कोई बात नहीं, अभी आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेगा, इसके लिए याद रहेगा। तो स्पेसिफिक पॉइंट होने चाहिए। तो मैंने एक लाइन और बताई थी कल कि हम लोग मंत्रालय की रिपोर्ट से आंकड़े अपडेट कर लेते हैं सर्वे के अलावा, है ना। और कल मैंने आपको मंत्रालय की रिपोर्ट भी दिखा दी थी जहां से आंकड़े मिल रहे हैं, तो उनको लिख लेते हैं, फिर आगे का ऐसा समझ लेंगे। नोट करते हैं। पहला पॉइंट, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने औसतन 11% औसतन 11% की आर्थिक समृद्धि दर दर्ज की है। आर्थिक समृद्धि दर दर्ज की है। नेक्स्ट, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का जीवीए विनिर्माण तथा जीवीए कृषि में योगदान क्रमशः 10.54%, योगदान क्रमशः 10.54% तथा 11.57% रहा है। नेक्स्ट, रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में पंजीकृत कारखानों से लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। 20 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जो कुल रोजगार का 12% है, लगभग 12% है। 12% है। नेक्स्ट, रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां
सर्वाधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार खाद्य निर्यात में खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा लगभग 22% है। लगभग 22% है। नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य निर्यात एवं खाद्य आयात में वैश्विक खाद्य निर्यात तथा खाद्य आयात में भारत की हिस्सेदारी क्रमशः भारत की हिस्सेदारी क्रमशः 2.48% तथा 1.55% है। साइड में लिख लो, जो साइड में जगह बना के रखते हो वहां लिख लो। मेंस के समय आंकड़े वार्षिक रिपोर्ट से अपडेट करने। आंकड़े वार्षिक रिपोर्ट से अपडेट करने। नीचे हेडिंग डालते हैं, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां। हाँ जी, देखें क्या क्या चुनौतियां आएंगी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समक्ष। अब वही अगेन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौती पढ़नी है, इससे पहले ये वापस रिकॉल कर लो ये होता क्या है। तो इसमें क्या क्या हिस्से थे, एक तो था रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल फूड, और उसको फिर प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेस करने के दो पार्ट थे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और दूसरा लाइफ को इंक्रीज किया जाता है, यही था ना। उसके बाद अब चुनौतियां सोचो, डायरेक्ट चुनौतियों पे नहीं सोचना है कभी भी। कुछ भी पूछा जाए आपसे सवाल और आप अचानक से कोई कैसे, ऐसे थोड़ी होता है हम कुछ और सोच रहे थे, आपने अचानक से खाद्य प्रसंस्करण पूछ लिया, तो सवाल का आंसर पहुंचने से पहले 30 सेकंड ये सोचो ये है क्या। पहले हमें आंसर नहीं आता, हमें चुनौतियां नहीं पता, सबसे पहले ये सोचें होता क्या है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र था क्या। जब आप ये परिभाषा वापस रिकॉल कर लोगे, चुनौतियां अपने आप दिखती जाएंगी, आपको साफ साफ चुनौतियां दिख जाती हैं। तो आप लोगों को ये याद आ गया होगा कल की क्लास से कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कच्चे माल की आवश्यकता होती है और साथ में मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो क्या लगता है क्या चुनौती आएगी? मेन दिक्कत कहाँ पे आएगी? स्टार्टिंग से शुरू करो। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आपने प्रक्रिया पढ़ रखी है ना। ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रक्रिया, उत्पादन होगा, कच्चा माल, विनिर्माण, जीवन काल, हर लेवल की चुनौती बनाओ। ऐसी 4 चुनौतियां तो वैसी बन जाती हैं। सरल है सब्जेक्ट, बनाओ मत मुश्किल उसको जबरदस्ती। आप कैसे सोच रहे हो, आपने ऐसे इसको हटा दिया, खाली पेपर रख लिया, चुनौती क्या है मन में सोच रहे हैं, नहीं कभी याद नहीं आएंगी। और आएंगी भी तो इतना उल्टा सीधा क्रम हो जाएगा कि आपको लगेगा मैं पूरे लिख के आऊं, एग्जामिनर को लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया, नंबर काट देगा। हमें कुछ नहीं सोचना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सोचा, ये पता ही है सबको, बताओ पहले ये तो क्लियर है सबको। अब चुनौती सोचो, पहली चुनौती उत्पादन की आएगी, बोलो। दूसरी चुनौती कच्चे माल की अवेलेबिलिटी की, कहां तक अवेलेबिलिटी, जो प्रोसेसिंग यूनिट है उस प्रोसेसिंग यूनिट तक कच्चा माल उत्पादन होना और कच्चा माल इस तक पहुंचना, दोनों में तो अंतर है ना, तो वहां तक पहुंचने की चुनौती आएगी। तीसरी चुनौती
विनिर्माण किसे कहते हैं? कच्चे माल में कुछ वैल्यू एडिशन किया जाए तो विनिर्माण प्रक्रिया, तो उसकी चुनौती आएगी। और लास्ट में जाके जीवन काल, और उसके बाद उपभोक्ता तक पहुंचाना। क्रम ढूंढोगे अपने आप चुनौतियां बनती जाएंगी। जैसे मैं एक चुनौती मैं बोल के बता रहा हूँ, मैं बीच में से एक रैंडम बना रहा हूँ फिलहाल। आप लोग बताएं, इंडिया में कच्चा माल अवेलेबल है? हमने कल डिस्कस किया कि भारत बहुत सारे खाद्यान्नों में टॉप कंट्रीज में नाम है हमारा, है ना। टॉप 5 रैंकिंग में कहीं ना कहीं पहला दूसरा तीसरा चलता रहता है। अब टॉप 5 में रैंकिंग है तो फिर कच्चा माल तो अवेलेबल है, फिर भी फसल की बर्बादी होती है। और सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 30 से 35% फसल बर्बाद हो जाती है। 30 से 35%, यानी हर साल अगर इंडिया में 1000 टन का उत्पादन हो, एक छोटा सा नंबर मानते हैं, तो 1000 टन में से 300 टन के आसपास फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई। ये बर्बाद क्यों होती है? बर्बाद इसलिए नहीं हुई कि अकाल पड़ गया या कोई मानसून खराब या बारिश हो गई, नहीं, उसे बर्बाद नहीं कह रहे, वो तो आपदा है, वो तो कभी भी हो सकती है। इसे एक वर्ड इंग्लिश में यूज करेंगे, ज्योग्राफी में आप लोग बहुत यूज करोगे, पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की, जब फसल उत्पादन हो गया तो फसल की कटाई के बाद का नुकसान, तो इसे हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट में फसल की बर्बादी बहुत हो रही है। अब पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल काट ली गई है खेतों से, लेकिन फिर भी 35% बर्बाद होगी। तो आप बताओ, कटाई के बाद अगर फसल बर्बाद हो, अब तो प्राकृतिक आपदा को दोष नहीं दे सकते, सहमत है कि नहीं? प्राकृतिक आपदा पर हम तब तक दोष डालेंगे जब तक फसल खेतों में ही थी और हम उसका कुछ कर नहीं सकते थे। अब बारिश आ गई तो आ गई और फसल खराब हो जाती है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों घट जाए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट की, यानी फसल की कटाई के बाद, तो बर्बादी क्यों होगी? या तो भंडारण नहीं है, बोलो, या फिर उसको पहुंचाया नहीं गया, कहां तक? प्रोसेसिंग यूनिट तक। प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने का रीजन क्या हो सकता है? एपीएमसी में विसंगति, यानी कच्चा माल जहां से उत्पादन हुआ कृषि क्षेत्र भूमि से, उस कृषि भूमि से लेकर के और एपीएमसी तक पहुंचा ही नहीं। और एपीएमसी तक नहीं पहुंचने का कारण, एपीएमसी की संख्या बहुत कम है। एपीएमसी तक ना पहुंचने का दूसरा कारण परिवहन साधनों का अभाव, तीसरा कारण मध्यस्थों की संख्या अधिक, और चौथा, अगर एपीएमसी तक ना पहुंचा के सीधा बेच देते किसी कंपनी को, लेकिन प्रत्यक्ष विपणन की मनाही है। याद आया कि नहीं? अब इसीलिए अब आपको समझ आ रहा होगा, कृषि विपणन से जुड़ा टॉपिक है, तो कृषि विपणन के साथ ही इस टॉपिक को पढ़े तो समझ में आता है। अगर मैं एमएसपी के बाद बीच में ये पढ़ा देता, कोई कनेक्शन नहीं होता, कुछ समझ ही नहीं आता। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा चुनौतियों में एपीएमसी को लेकर के बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एपीएमसी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इस वजह से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंच नहीं पा रहा है। और अगर प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचता है तो फिर इंडिया में प्रोसेसिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए भाई। बिना नवाचार, बिना टेक्नोलॉजी के बेहतर प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो नवाचार का अभाव है, जितना नवाचार का अभाव रहेगा वैल्यू एडिशन कम रहेगा, और वैल्यू एडिशन ही कम है तो इसका मतलब जीवीएमएस का रोल सीमित रहेगा। तो जीवीएमए रोल सीमित है, यानी टेक्नोलॉजी, आरएनडी या वैल्यू एडिशन पर हम कम खर्च कर पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। अन्यथा बाकी चुनौतियां तो हैं कि कच्चा माल अवेलेबल है, कुछ चीज़ों का तो बहुत भारत में टॉप रैंकिंग है, कुछ में हम थोड़े पिछड़े हुए भी हैं। जलवायु विविधता है, वो प्लस भी है। जलवायु विविधता कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। नेगेटिव समझ रहे? नेगेटिव कैसे हो रहा कि जलवायु विविधता के कारण बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो मौसम का पूर्वानुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। और जलवायु विविधता की वजह से अगर जो प्लस पॉइंट मिलना था हमें फसल उत्पादन में, हम मल्टी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते थे, कभी कभी वो प्रोडक्शन अनुकूल नहीं रहता। आजकल आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन भी तो बहुत हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कह रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो हमको इसकी चुनौतियां लिखनी है, हर लेवल पे चुनौती ढूंढेंगे, अपने आप चुनौती समझ में आ जाती है। और अगर लास्ट क्लास में आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी लास्ट क्लास में, मंत्रालय की रिपोर्ट, याद है? इस मंत्रालय की रिपोर्ट में चुनौतियां दी थी, ड्राइवर दिए थे, देखे थे आपने? उस ड्राइवर के साथ साथ ही इसमें चुनौतियां भी दी हुई थी। ड्राइवर तो बने हुए थे कि डिमांड को कैसे बढ़ाते हैं, ये देखें, हेडिंग पढ़ लेते हैं ऊपर, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां, सिलेबस में लिखा चुनौतियां पढ़ना है। और नीचे जो कल आपने लिखा था सिलेबस में लिखा था स्कोप पढ़ना है। स्कोप था ना? स्कोप क्यों है? क्योंकि आने वाले समय में इसकी जो डिमांड क्यों कारण आ गए, अब चुनौतियां क्या है, चुनौतियों के कारण आ गए। इतनी अच्छी किताब कहाँ मिले? इसमें स्कोप भी है, इसमें महत्व भी है, डेटा दे रखे हैं, महत्व भी है, इसमें चुनौतियां भी, और आंसर बताओ लास्ट में। योजनाएं तो देगा सरकार की, भाई मंत्रालय अपनी वाहवाही तो करेगा ही, योजनाएं आ जाएंगी, सरकारी प्रयास, आंसर कंप्लीट।
इधर उधर कहीं नहीं भटकना पड़ता। तो इसीलिए हर साल आपको मंत्रालयों की रिपोर्ट डाउनलोड करके उससे आंसर निकालना है और बड़ा सीधा सीधी भाषा में कंटेंट लिखा होता है। देखो एक आध चुनौती में बता देता हूँ। जैसे लिखा है इनएडिक्वेट लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोडक्शन कहाँ हुआ? कृषि भूमि पर, और प्रोसेसिंग यूनिट बहुत दूर है किसी शहर में। दोनों के बीच में इनएडिक्वेट लिंक है, यानी पर्याप्त लिंक नहीं हो पा रहा है, यानी कृषि भूमि पर जो उत्पादन हुआ वो पहुंच नहीं पा रहा। कहां तक? और प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचेगा नहीं या पहुंचने में टाइम लगेगा तो कच्चा माल है खराब हो जाएगा। उसमें अगर पेरिशेबल गुड्स के बारे में बात करें तो उसकी फसल बर्बाद होने के चांस। फिर से पूछ रहा हूँ, फसल कटाई के बाद की बर्बादी की बात चल रही है, ध्यान रखना है ना। हम फसल से काटने से पहले की जो बर्बादी है वो प्राकृतिक आपदा पर छोड़ देते हैं। यहाँ बात हो रही पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन की। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, लैक ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। अब अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन पर कम खर्च कर रहे हैं तो कच्चा माल अगर यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंच जाएगा उसके बाद भी तो कोई ज्यादा इनोवेशन नहीं होगी, और ज्यादा इनोवेशन नहीं है तो वैल्यू एडिशन सीमित रहेगा। तो इसी तरह से इसमें चुनौतियां दे रखी, नोट कर लेते हैं हम इन चुनौतियों को, हेडिंग डाल के लिख लेते हैं चुनौतियां। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, उत्पादन एवं प्रसंस्करण के बीच अपर्याप्त संयोजन। अपर्याप्त संयोजन। नेक्स्ट, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी आधारभूत संरचना का अभाव। नेक्स्ट, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी संस्थागत अंतराल। संस्थागत अंतराल ब्रैकेट में लिख देना, एपीएमसी पर निर्भरता। नेक्स्ट, कम उपयोग क्षमता तथा मौसमी परिचालन के कारण सीमित निवेश। नेक्स्ट, उत्पादन संबंधी प्रक्रिया में नवाचार का अभाव। नेक्स्ट, गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों को पूरा करने संबंधी चुनौतियां। हाँ जी, अब सुनते हैं आगे। अगर आपने सिलेबस पे ध्यान दिया हो तो वहां पे लिखा था खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, उद्योग, फिर कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान, और लास्ट में लिखा ऊपर से नीचे की ओर अपेक्षा, और ये सप्लाई चेन। अब हमें इस टॉपिक को सप्लाई चेन से जोड़ना है। अभी इसीलिए मैंने बस चुनौतियां लिखा के छोड़ दिया, इसके उपाय अभी हम नहीं लिख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट टाइम पे जब भी आपसे यूपीएससी खाद्य प्रसंस्करण पर सवाल पूछेगा तो खाद्य प्रसंस्करण किन दो टॉपिकों से जुड़ रहा है बताओ आप लोग।
खाद्य प्रसंस्करण को कच्चा माल कहां से मिला? कृषि क्षेत्र। तो कृषि तो पूरा चल ही रहा है। एपीएमसी अर्थात टॉपिक का नाम कृषि विपणन, टॉपिक का नाम। और आगे कच्चा माल जब इसने खरीद लिया, प्रोसेस कर लिया, तो प्रोसेस करके उपभोक्ता तक पहुंचाएगा और ये बन जाएगा सप्लाई चेन का हिस्सा। किसका हिस्सा? तो आगे आपको इस टॉपिक को जोड़ देना है। किससे? क्योंकि सिलेबस में लिखा था खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान, ऊपर से नीचे, और फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो दो टॉपिक से इसको जोड़ना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं सीख पाए कि कौन सा किससे जोड़ना है, तो अब मेरी गारंटी, आप नोट्स रट लो। इनफैक्ट रट क्या लो, आपको मैं नकल करने के लिए नोट दे दूं तो भी आप बेहतर आंसर नहीं लिख पाओगे अगर आप कनेक्ट करना नहीं सीखे। तो मैं आपसे कह दूं ना, कॉपी खोल लो, एक काम करो, नकल करके आंसर लिख दो, तो भी बेहतर नहीं होगा। और मेरे ख्याल से तो यूपीएससी में नकल करके आंसर लिखने को कह दिया जाए तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ मेरी बात समझे? मैं आपको अभी एक भूमि सुधार का सवाल दे दूं और कहूंगा 7.5 मिनट में लिखना है, और नकल कर सकते, नोट्स आपके पास हैं भूमि सुधार के। सारा फोकस तो है नकल पर चला जाएगा, और 7.5 मिनट में तो आप ये नहीं समझ पाओगे कौन सा नोट्स में से कौन सा हिस्सा उठाएं। तो कुछ लोग कहेंगे चलो पर और कुछ नहीं तो परिभाषा तो छाप पहले, होगा ना दिक्कत। 7.5 मिनट में लिख नहीं पाएंगे। और यूपीएससी सवाल जब लिखता है तो भूमि सुधार को किसी और टॉपिक से कनेक्ट भी करेगा, और आप 2 टॉपिक के नोट्स पढ़ लें 7.5 मिनट में, लिख भी लें तसल्ली से, उसको प्रेजेंट भी कर दें और डेटा अपडेट भी कर दें। नोट्स में तो पुराने, हाँ कि नहीं? नोट्स में तो डेटा पुराने हो जाएंगे। इसीलिए यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि नकल करके भी अगर आंसर राइटिंग करने का मौका दिया जाए तो ज्यादा चिंता हो जाएगी। उससे अच्छा है कि खुद ही बना लेंगे, हम खुद अपने से बनाएंगे, क्योंकि अपने पास है ही दिमाग में कम। समझ आ रहा है? हाँ, तो ध्यान रखना, इसको मुश्किल हो जाएगा। तो खैर, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को 2 टॉपिक से जोड़ना, एक विपणन से, दूसरा सप्लाई चेन से। अब सप्लाई चेन है क्या, इसको पूरा एक बार समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने सिलेबस बनाया हुआ है तो उसमें आंसर था, बट फिर भी कृषि क्षेत्र में कृषि भूमि पर उत्पादन किया गया। जब किसान कृषि भूमि पर उत्पादन करता, उत्पादन के बाद उसको कुछ समय के लिए भंडारण करके रख लेता। भंडारण करने के बाद वो परिवहन साधनों का प्रयोग कर रहा है और उसके माध्यम से ये पहुंचा दिया विपणन व्यवस्था तक, यानी एपीएमसी तक। एपीएमसी तक पहुंचने के बाद एपीएमसी इसको आगे बेच देती है। किसे? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास ही पहुंच गया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसे प्रोसेस करती है। प्रोसेस का मतलब विनिर्माण की, विनिर्माण के साथ साथ जीवन काल में वृद्धि कर दी, और जीवन काल में वृद्धि के बाद इसको पहुंचा दिया थोक बाजार तक, होलसेल मार्केट तक। थोक बाजार से ही पहुंचा रिटेल मार्केट पे, और रिटेल मार्केट के बाद ये आगे आ गया कहाँ? उपभोक्ता, कंज्यूमर के पास। और ये प्रोड्यूसर था इधर, ये किसान है। प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जितनी बीच में प्रक्रियाएं हो रही हैं सबको मिला दिया जाए तो शब्द कंप्लीट होता है सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन में 2 बड़े हिस्से साफ साफ दिखते हैं। वैसे तो सप्लाई चेन का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है ही, कहीं भी किसी भी हिस्से में चुनौती आएगी तो सप्लाई चेन को बाधित करेगा। और ये तो आप लोगों को बहुत बार उस क्लास में डिस्कस हो चुका। सप्लाई चेन बाधित होगी तो फिर कीमतें, सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी ना, तो इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन, नाम ध्यान है नहीं? तो सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी। अब सप्लाई चेन में ही पूरा हिस्सा शामिल है, लेकिन इस पूरे हिस्से में परिवहन, भंडारण, ये एक शब्द है, इनके बारे में एक एक लाइन हम जान रहे हैं, लेकिन हमें डिटेल से हमने पढ़ना था कौन सा टॉपिक, और उसी का दूसरा हिस्सा खाद्य प्रसंस्करण। इन 2 टॉपिक का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। या आप ऐसे कह सकते हैं, प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उन सब के एक समूह को सप्लाई चेन बोला जाता है। हमें सप्लाई चेन का सही प्रबंधन या मैनेजमेंट करना है। प्रबंधन करने का मतलब किसी भी स्टेप पर सप्लाई बाधित नहीं होनी, तो पहले हमें ढूंढना है सप्लाई बाधित होती किस वजह से है, फिर हम ये देखेंगे इसका क्या उपाय हो सकता है, फिर सरकार की योजना है तो सप्लाई चेन कंप्लीट होगा। इसी सप्लाई चेन को बाद में सिलेबस ने भी और एग्जाम में के हिसाब से हम भी इसको 2 टॉपिक बांट देते हैं। ये लिखा था सप्लाई चेन, इसी के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर की अपेक्षा और एक नीचे की ओर अपेक्षा है। उसी सप्लाई चेन को थोड़ी देर में हम 2 टॉपिक में बांट लेंगे, अपने आप वो बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए खेतों से लेकर के खाने की मेज तक जितनी विभिन्न बीच में प्रक्रियाएं हो रही हैं सबको मिला के सप्लाई चेन कहा जाता है।
और ये सप्लाई चेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लाई चेन ही फूड इन्फ्लेशन का बड़ा कारण होता है। डिमांड बहुत ज़्यादा कारण नहीं रहता है, सप्लाई हमेशा बाधित होती रहती है। सप्लाई बाधित होने के मल्टीपल कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ज्योग्राफिकल होते हैं, उनको हम नहीं लिखते हैं, इसमें अवॉइड करते कि हमारे पास आर्थिक कारण ही बहुत इकट्ठे हो चुके होते हैं। जैसे अब आप बोलो कि प्राकृतिक आपदा या मानसून खराब रहने से उत्पादन ही घट गया, उत्पादन घट जाएगा तो निश्चित रूप से सप्लाई बाधित हो जाएगी। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ तो उसको अवॉइड करेंगे। कोशिश करना इकोनॉमी में पहले इकोनॉमी वाले पॉइंट लिखने, जब आपको लगे सर पॉइंट और चाहिए थे तो फिर हम ज्योग्राफी को जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉइंट ज्योग्राफी का ना लिखा जाए जो बड़ा कॉमन सा पॉइंट है। मॉनसून के बारे में हर स्टूडेंट लिख देता है, मॉनसून का प्रभाव, तो उस बड़ी कॉमन बात है। कोशिश करनी उस बात को लास्ट में जोड़ा जाए जब भी जोड़ना भी पड़े तो, अन्यथा आर्थिक कारण साफ साफ दिखेंगे। अब इस सप्लाई चेन की हम बाधा ढूंढ लेंगे और सप्लाई चेन को दो पार्ट में डिवाइड करके, जो लिखा था ऊपर से नीचे, तो दो पार्ट में डिवाइड करके इनकी आवश्यकताएं निकालनी है। देख के बताओ सप्लाई चेन के दो बिंदु मिल गए साफ साफ, कौन कौन से? एक तो दूसरा, तो मैं अब आपको हिंट दे रहा हूं इस चार्ट को, बाद में आप लोग इसे बना भी लेना। सप्लाई चेन का सवाल आएगा तो आपको एग्जामिनर को बताना है कि मुख्य चुनौतियां विपणन संबंधी और दूसरी चुनौती, इन पे ज्यादा मत खेलना। परिवहन साधनों का अभाव, ये कॉमन बात है, परिवहन साधनों का अभाव। कोई टेक्निकल जानकारी नहीं आई, एग्जामिनर आपसे कुछ इकोनॉमिक्स सुनना चाहता है, कुछ टेक्निकल जानकारी चाह रहा है, तो उसमें कृषि विपणन की कुछ टेक्निकल जानकारी दो, कुछ फूड प्रोसेसिंग के बारे में टेक्निकल जानकारी दें। अन्यथा ये कॉमन बात लिखेंगे, भंडारण सुविधाओं का अभाव, ये बहुत सरल सी बात है। कोशिश करनी है उसको कुछ टेक्निकल शब्द सुना दें ताकि लगना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का सवाल है, उसको जनरलाइज नहीं कर देना है। मेरी बात क्लियर है? तो नोट करते, नीचे हेडिंग डालना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। हाँ जी, इसको लिखने से पहले एक ऑनलाइन में स्टूडेंट के 3 सवाल हैं, वो सुन लीजिए, बताइएगा आप आंसर। एमएसपी याद है? किसान एमएसपी फसल किसको बेचता है? एफसीआई। जहां खरीद केंद्र एफसीआई के खुद के ना हो तो एफसीआई थर्ड पार्टी से खरीदने को कह सकती, विकेंद्रीकृत खरीद। उसके लिए एफसीआई किसको कह सकती है? कोई एक नाम? राज्य को। राज्य में किसको? राज्य किसको कहेगा आगे? एपीएमसी को। किसे? तो क्या मैं ऐसे कह दूं एपीएमसी में जाके अगर किसान ने फसल एमएसपी पे बेची या उससे अधिक मूल्य पे बेची तो बेसिकली वो एपीएमसी को तो भौतिक रूप से दिख रहा है एपीएमसी को बेच रहा है, एपीएमसी किसके कहने पे खरीद रहा है? क्लियर हुआ? तो इनके सवाल थे, सवाल सुनते जाना जरा। इन्होंने पूछा कि एपीएमसी से किसानों को एमएसपी का लाभ कैसे होता है, बोलो क्लियर हुआ? एपीएमसी एफसीआई के कहने पर खरीद रहा है, खरीद की लागत, भंडारण की लागत का वहन कौन करेगा? खरीद का नाम विकेंद्रीकृत खरीद। क्लियर? दूसरा सवाल है इनका, अगर एपीएमसी से किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है तो किसान एपीएमसी से बाहर क्यों बेचता है? क्योंकि उसको एमएसपी कम लगता है। ऐसा भी तो हो सकता है, किसान को लगता है एमएसपी तो सरकारी रेट है, ये तो कम है, हमें बाजार में और रेट मिल सकता है, और प्रैक्टिकली बताइए बाजार मूल्य ज्यादा होगा या एमएसपी? तो इसीलिए किसान एमएसपी पे ना बेच के वो कोशिश करता और बेहतर बाजार मूल्य मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर बाजार मूल्य गिरता है तो उसकी सुरक्षा बनाई गई है, नाम एमएसपी। तीसरा पॉइंट इन्होंने पूछा है कि एपीएमसी से बाहर बेचने पर एपीएमसी एक्ट की जो बाध्यता है, बाध्यता क्या कहती है, कहाँ बेचना है? लेकिन अगर कोई किसान बाहर बेचता तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? होती तो है, कानूनन रूप से होनी चाहिए। जो अगर कोई बड़ा किसान हो तो कार्रवाई भी होती है, लेकिन सामान्यतः किसान जो 5-10 क्विंटल जो अनाज बेचने आए हैं उन पर कार्रवाई राज्य सरकारें करती नहीं है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक नुकसान हो सकता है। कानून में ऐसा लिखा है कि प्रथम बिक्री अनिवार्य है, कहाँ करनी है? एपीएमसी में ऐसा लिखा है, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट लिखा, अनिवार्य वर्ड है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, राजनीतिक नुकसान है। क्योंकि किसानों पर, किसी एक किसान पर कार्रवाई करेंगे तो हर कुछ सोशल मीडिया में शुरू हो जाएगा, अब ये सरकार किसानों को भी नहीं छोड़ेगी, गरीबों को नहीं छोड़ेगी, फिर आप समझ ही रहे हैं। और अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, हम लोग पहले से जानते हैं, इसीलिए वोट बैंक का नुकसान होगा, तो इसीलिए कार्रवाई नहीं करते। बाकी आप चाहते हैं कार्रवाई करें तो उसके लिए आप मेल भेजें राज्य सरकारों को, लिखें आगे, आप सुनेंगे बाद में, रुक जाओ सुन लेंगे, लिखो जी। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का तात्पर्य, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का तात्पर्य
उन गतिविधियों से है जो उत्पादक को उपभोक्ता से जोड़ती है, जो उत्पादक को उपभोक्ता से जोड़ती है। अर्थात उपभोक्ता को न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, प्रसंस्कृत खाद्यान्न लगा देना बीच में, न्यूनतम मूल्य पर प्रसंस्कृत खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आपूर्ति श्रृंखला कहलाती है। आपूर्ति श्रृंखला कहलाती है। पैरा चेंज करके व्यापक अर्थ में उत्पादन से लेकर वितरण तक सभी गतिविधियों का संबंध आपूर्ति श्रृंखला से है। सभी गतिविधियों का संबंध आपूर्ति श्रृंखला से है। यह उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य का नेटवर्क है। यह उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य का नेटवर्क है। इस प्रकार यह खेत से लेकर खाने की मेज तक विभिन्न गतिविधियों का समूह है। विभिन्न गतिविधियों का समूह है। तो इस तरीके से बना लो आप लोग। नीचे हेडिंग डाल लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का, ऐसे लिख देना हेडिंग में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आपूर्ति श्रृंखला में योगदान। लिखें। आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत कच्चे माल का उत्पादन, खरीद, भंडारण, परिवहन,
विपणन, प्रसंस्करण, विपणन, प्रसंस्करण तथा संगठित बाजार के द्वारा उपभोक्ता को बिक्री, संगठित बाजार के द्वारा उपभोक्ता को बिक्री की सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इस प्रकार यह उत्पादित कच्चे माल को प्रसंस्कृत करके उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। बना लो इसको, बीच में नाम लिख लेना, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन। क्या हुआ? साइड हो जाइए। मैं तुम्हारे रास्ते के कांटा थोड़ी हूं। हाँ? क्या कह रहे हैं? पता नहीं भाई, इसको किसी ने क्या कह दिया। लिख लिया? अब सुनते हैं आगे। अब इस सप्लाई चेन के दो हिस्से बना लेते हैं। सुनना पहले, फिर लिख लेना बाद में। सप्लाई चेन को दो पार्ट में तोड़ा जा रहा है और उस दोनों पार्ट का एक नाम है अपस्ट्रीम और दूसरे को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है कि उत्पादन से लेकर के और प्रसंस्करण इकाई तक पहुंचाने की प्रक्रिया। किसान ने कृषि भूमि पर उत्पादन किया, विभिन्न प्रकार के इनपुट लगाए, उसने उत्पादन किया, उत्पादन करके वो अपने पास भंडारण करके रख लेता है। कुछ समय बाद उस भंडारण को परिवहन साधनों का प्रयोग करता है और जाके वो बेच दे रहा। कहाँ बेच दिया उसने? मंडी में नहीं बोलना है, कहाँ बेचा? एपीएमसी में। तो उसने जाके वो एपीएमसी में बेच दिया। एपीएमसी उसे आगे पहुंचा देती है कहाँ? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के पास। तो उसको हम शॉर्ट में यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लिख रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास पहुंच गया। आप लोग बोलना एफपीआई मत, नहीं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, है ना। हाँ, शॉर्ट में बोलना नहीं। लिख लिया हमने शॉर्ट में, समझ में आ रहा है इसलिए हमने शॉर्ट में लिख लिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है क्योंकि आपने पढ़ा था एफडीआई और दूसरा नाम, तो इसलिए शॉर्ट में बोलोगे तो कंफ्यूजन होगा। और प्रैक्टिकली कोई भी इकोनॉमी का जानकार व्यक्ति अगर शॉर्ट में एफपीआई बोलता है तो हमेशा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। ये आप कहोगे दोनों के लिए है, वो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रचलित ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए बोलना इसको पूरा है। ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये कौन सा क्षेत्र हुआ? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र। और ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है,
तो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ने की इस प्रक्रिया का नाम अपस्ट्रीम। क्या नाम है? अपस्ट्रीम। इसकी हिंदी मत करना, ज्यादा उसमें टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं सर हमने हिंदी ढूंढ ली थी, ऐसे लिख रहा है ऊपर की प्रक्रिया, तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। और मैं आपको प्रीवियस ईयर का सवाल दिखाऊंगा उसमें हिंदी में देवनागरी में उसने लिखा अपस्ट्रीम, ऐसे देवनागरी में अपस्ट्रीम लिख दिया। तो अपस्ट्रीम ये देवनागरी में लिख रहा है, आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। हमें भाषा वो है जिससे हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके, और हमें समझ में आ रहा है अपस्ट्रीम का मतलब क्या। आप हिंदी ढूंढो तो अपने पास रखना, वो फ्री वाले में जोड़ देना, वहां शायद काम आ जाए, बाकी और कहीं काम नहीं आएगी। हाँ, आप सुनते हैं आगे। तो अपस्ट्रीम प्रक्रिया किसको जोड़ रही है? प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर से, यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को अगर हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तक पहुंचा दें तो इस प्रक्रिया को अपस्ट्रीम कहा जाता है। फिर जब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के पास ही पहुंच गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास अब ये आ गया, क्या प्राप्त हुआ इसको अब तक? कच्चा माल। अब इस ये कच्चे माल को प्रोसेस करेगा, तो कच्चे माल को प्रोसेस किया जाएगा, प्रसंस्करण किया जाएगा। उस प्रसंस्करण के दो हिस्से, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसके जीवन काल में वृद्धि के लिए जो भी उनको केमिकल वगैरह मिलाने हैं वो किया जाएगा। फिर जीवन काल बढ़ाने के बाद इसको भेजा जाएगा कहाँ? थोक बाजार में, उसके बाद खुदरा बाजार, और लास्ट में उपभोक्ता। और ये उपभोक्ता तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया, इसका नाम डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो वर्ड हैं, और अगर गौर से देखोगे तो मैंने पूरे सप्लाई चेन के दो हिस्से बना दिए। अब वापस से देखना, सप्लाई चेन ये था, स्टार्टिंग हुआ कृषि क्षेत्र से और ये पहुंच गया प्रसंस्करण क्षेत्र तक। यहां तक का हिस्सा हमने एक बार बनाया, इस पूरे हिस्से को क्या बोला मैंने? अपस्ट्रीम। और उसके आगे की प्रक्रिया का नाम डाउन स्ट्रीम। इसी को दो पार्ट में तोड़ के बना दिया है, यानी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टोटल कर देते हैं तो कंप्लीट होता है सप्लाई चेन। और इस सप्लाई चेन का सही मैनेजमेंट कर लेते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। लैंग्वेज क्लियर है? अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? सिलेबस में कहा गया है कि ऊपर से नीचे की ओर अपेक्षाएं, यानी अपस्ट्रीम की आवश्यकताएं क्या है वो पढ़नी है। दूसरा, डाउन स्ट्रीम की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता का मतलब, यानी ये पूछना चाह रहा है सिलेबस हमसे कि ऐसा क्या किया जाए कि अपस्ट्रीम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे, ऐसा क्या किया जाए कि डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। यानी इनकी कमियां, इनकी समस्याओं को जान लो, फिर इस समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो हमें पढ़नी है। मीनिंग क्लियर है? तो पहले ये बताओ, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम शब्द क्लियर हुआ? अब इस अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के फायदे क्या है उनको समझेंगे। पहले इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर इसके लाभ जरा समझ लेते हैं। हम लोग नोट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम। लिखें, किसी भी व्यापार में इनपुट्स का प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इनपुट्स का प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस संदर्भ में अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम का मुख्य योगदान है। अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम का मुख्य योगदान है। लाइन चेंज करके, अपस्ट्रीम के अंतर्गत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता
कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता प्रसंस्करण इकाई तक नियमित रूप से कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। नियमित रूप से कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करता, अर्थात यह प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की ओर जोड़ने की प्रक्रिया है। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की ओर जोड़ने की प्रक्रिया है। पैरा चेंज करके डाउन स्ट्रीम के अंतर्गत कच्चे माल को प्रसंस्कृत करके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध कराकर खाद्य मुद्रास्फीति से सुरक्षित रखते हैं। कम कीमत पर उपलब्ध कराकर खाद्य मुद्रास्फीति से सुरक्षित करते हैं। फिर नीचे लाइन चेंज करके इस प्रकार अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम आपूर्ति श्रृंखला के दो हिस्से हाँ जी, लिख लिया। जरा एक दो सवाल देख लेते हैं, फिर उसको लिख लेना। पढ़ लो पहले आप लोग। पढ़ लिया? हाँ जी, जरा देखें क्या कह रहा है ये। क्या पूछ रहा है? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की और चुनौतियां तो आपको समझ आ गई। अवसर में क्या लिखना है? उपाय। अभी तो मन से आवाज आई, धीरे से आई आवाज। उपाय बोला आपने, कह रहा है मैंने इतना धीरे बोला तो भी सुन लेते। हाँ जी, अवसर में संभावना है, आपने बोल दिया उपाय। अब आप बताओ, इसने अगर उपाय लिख दिया होता, चुनौती लिख देगा, उपाय लिख देगा, बोले हिंदी मीडियम में नंबर ही नहीं मिलते, यूपीएससी भेदभाव इतना करता है। आपके पास इतना कचरा पहले से इकट्ठा हो चुका है। ये लाइन का जो लाइन मैंने बोली ना, हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव करता है। इस पूरी 2 साल की तैयारी में, 2 साल की तैयारी और 1 साल का एग्जाम, इतना कचरा चाय की दुकान पर मिल चुका होता है कि अगर कोई एक भी क्वेश्चन आपको गलत हो जाए या आपके नंबर घट जाए किसी वजह से,
तो लगेगा वो भैया सही कहते थे, वो भैया जो सीनियर सो कॉल्ड, जिसका खुद का पीटी नहीं हुआ कभी, वो भैया सही कहते थे, तुरंत समर्थन और एकदम स्टैंप लग जाएगी उस पर। कभी ये नहीं ढूंढा जाता कि क्या हमने कोई गलती तो नहीं करी, और गलती है, गलती देख लो आप क्या है, गलती है क्वेश्चन को समझने की, अवसर स्कोप पूछा, चलो कोई बात नहीं, 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी सब बता पा रहे थे। नेक्स्ट चुनौतियां बतानी, अवसर बताना, फिर यानी स्कोप बताना है ना। नेक्स्ट खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करके किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है, तो हम भी जानते थे वृद्धि की जा सकती है, पूछ रहा कैसे, बस इतना बता दो। तो वो तो लिखना मत, भाषा अतः ये कहा जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से किसानों की आय में, और फिर बोलते सर हम तो लिख के आए थे, हमने आय वाला पॉइंट भी लिखा था, क्या लिखा था, अतः। अतः के अलावा उसमें कुछ नया है ही नहीं, क्वेश्चन को उठा के छाप देते हो। इतिहास का तरीका इकोनॉमी पे अप्लाई मत करना, इकोनॉमी का तरीका इतिहास पे अप्लाई नहीं करना। मैंने आपको सिखाया करंट अफेयर से टॉपिक को जोड़ना है, लास्ट में निष्कर्ष जो है सकारात्मक को वर्तमान योजनाओं को जोड़ना है, बताया कि नहीं। इतिहास में ऐसा मत करना, वर्तमान को योजना जोड़ दो। समझ रहे हो कि भारतीय प्रधानमंत्री फिर से तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी करवा रहे हैं, ऐसा वो कुछ लिख मत देना, प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद यूपीएससी टेंशन में आ जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो ही रहा है फिर इनको भर्ती क्यों करें, हैं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। पहले तो बताओ क्वेश्चन का कंटेंट हमारे पास हमेशा है कि नहीं। चुनौतियां पता है, अवसर पता है, और किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है। अब ये बताओ, ये मैंने क्या हेडिंग लिखवाया है, किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, ऐसा कोई हेडिंग लिखवाया है? ऐसा कोई हेडिंग नहीं लिखवाया। स्कोप डाल के हेडिंग लिखा है, डिमांड और सप्लाई वाले स्कोप। चुनौतियां हेडिंग लिखवा दी, लेकिन दूसरा हिस्सा हेडिंग तो नहीं लिखवाया। तो आपको हमेशा लगेगा सर कुछ क्वेश्चन तो आंसर नोट से बन जाते हैं, कुछ बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। सीधे सीधे हेडिंग पूछ लेगा, फिर तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम और यूपीएससी में डिफरेंस क्या हुआ। यूपीएससी आपसे कह रहा है कि किसानों की आय कैसे बढ़ी, वो समझाना आपको, बताना पड़ेगा। अब आप बताओ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को किसानों की आय से जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जरा रिकॉल करते हैं, अभी हमने बनाया था, आपने कॉपी में बना रखा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग से पहले किसान और फूड प्रोसेसिंग के बीच में कौन सी गतिविधियां आती, क्या किया जाए कि किसान को ज्यादा पैसे मिल जाए, कौन से हिस्से में सुधार करना है। उत्पादन तो पर्याप्त हो ही रहा है, तो किस हिस्से की बात कर रहा है, विपणन की। अब आपको जो लिखा है ये दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का, इसमें विपणन के बारे में बात करनी कि विपणन में क्या किया जाए कि किसानों की आय बढ़ रही है, कैसे किसानों की आय में विपणन में सुधार काम आ रहा है, वो फूड प्रोसेसिंग तक पहुंचा पा रहा होगा और उससे किसानों की आय बढ़ सकती है। हाँ जी, समझ आया। बताएं, इसमें अनुबंध कृषि जोड़ा जा सकता है अगर डायरेक्ट किसान कॉन्ट्रैक्ट कर ले, किससे, कंपनी, कौन सी कंपनी, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, तो उससे किसान को मूल्य ज्यादा मिल सकता है। तो ऐसे आपको पॉइंट इसमें डालने पड़ेंगे, बनाना पड़ता है आंसर। सीधा सीधा नोट्स में से छाप दोगे तो ध्यान रखें आप अकेले ही थोड़ी हैं जो रट पाएंगे, और भी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, रट लेते वो भी। इसीलिए इसको एग्जाम को आप हल्के में ले जाते हो। एग्रीकल्चर है सरल, लेकिन क्वेश्चन इसी के ठीक नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि उलझा देता भाषा को। अब इसमें चुनौतियां बतानी थी, अवसर बताने थे। जरा एक साथ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर आइडिया लगेगा। ये क्वेश्चन आया है 2020 में, एक और जरा सवाल देख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है उससे आइडिया लग जाएगा आपको कि सवाल आ कैसे रहे हैं। 2019 का सवाल है, पढ़ लो। क्या बताना है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की और उपाय। सीधा मुद्दे पे आते हैं ना, क्या है उपाय। वो जो पिछला क्वेश्चन अभी दिखाया था उसमें क्या खाली चुनौती बतानी थी, उसमें तो चुनौती के बाद यहाँ पे बताओगे पहले चुनौतियां क्या हैं, फिर स्कोप पूछा, स्कोप बताओगे, फिर उपाय लास्ट में बता के जाओगे कि नहीं। निष्कर्ष में तो उपाय बताना ही पड़ेगा, यहाँ भी उपाय बताना है। और अगले क्वेश्चन में उसने खुद कह दिया सरकार क्या नीति अपना रही है। 19 और 20 दोनों में सेम सवाल। यूपीएससी इतने सीधे सवाल पूछ रहा है फिर भी मार्क्स नहीं मिलते, तो कारण क्या है। जो लोग चुनौतियां बता रहे हैं तो क्या करते हैं, सीधा स्टार्टिंग से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां, पहली हेडिंग ही वही डाल दी, सीधा चुनौती बताना शुरू कर दिया। अरे होता क्या है, 2 लाइन तो बता दो, कुछ कोई आंकड़ा नहीं है। चुनौती बताते हो किसी चीज की तो उसकी समस्याएं बताने के लिए प्रमाण बताना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका यूपीएससी पास हो जाएगा कि नहीं, आपने कहा सर तैयारी ठीक चल रही है, कुछ ने कहा तैयारी ठीक नहीं चल रही है। मैंने कहा क्या समस्या आ रही है, तो क्या बताओगी समस्या।
आप बोलोगे सर मेरे टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, मैं 50 क्वेश्चन करता हूं तो मेरे इतने सॉल्व हो जाते हैं मैं सॉल्व करता हूं तो नेगेटिव मार्किंग इतने % हो रही है। जब तक आप डेटा नहीं देते चुनौती कैसे समझे? सर ठीक तैयारी नहीं चल रही, इसका क्या उपाय है? ये कोई समस्या थोड़ी हुई। समस्या को फैक्चुअल लेवल पर यानी कहें कि पॉइंट आउट करना पड़ता है, तो आपको चुनौती बतानी है, उसमें डेटा बताना पड़ेगा कुछ, फिर अवसर बताना है, डिमांड और सप्लाई वाले पॉइंट बताने, और आगे लिख रहा है किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और जो दूसरा सवाल अभी हमने देखा था उसमें भी आपसे चुनौतियां पूछी, उसमें भी उपाय पूछे। अब दोनों सवाल गौर करो, ये सवाल भी 150 शब्दों का, मेरे ख्याल से वो भी 150 शब्दों का था अगर आपने ध्यान दिया हो तो, है 250 का। अच्छा ये 250 का, इसमें तो और डिटेल चाहिए, इसमें चुनौतियां तो बता दोगे, अब उपाय की में डिटेल चाहिए, यानी सरकार की जो वर्तमान नीतियां चल रही होंगी उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। दोनों आंसर में एक कमी रहेगी सामान्य स्टूडेंट की, जो अगर ध्यान से नहीं लिखेंगे, पूछा किस बारे में है वो इसी पर फोकस करेगा बार बार, इसकी चुनौती इसके समाधान केवल इसी क्षेत्र पर रहेगा। जबकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कहीं स्लाइड होगी, कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को पीछे जोड़ देना विपणन से और आगे जोड़ देना सप्लाई चेन। अगर आप सप्लाई चेन से नहीं जोड़ते तो ये फिर आंसर अधूरा हो जाएगा। अभी जो मैंने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बनाया था, अगर आपने गौर किया हो तो अप स्ट्रीम में फार्मर से लेकर के कहां तक चल रहा था? फूड प्रोसेसिंग तक, और फिर फूड प्रोसेसिंग से कंज्यूमर तक। इसीलिए मैंने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को ऐसे तोड़ दिया कि फार्मर टू फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग टू कंज्यूमर। क्लियर है? आप नोटिस करो, एक कॉपी में अभी छोटा सा एक डायग्राम आपने बनाया था, ऐसे करके बनाया है, किसान, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और फिर आगे इधर कंज्यूमर, बनाया कि नहीं? क्यों इसमें मैंने फूड प्रोसेसिंग को क्यों हाईलाइट किया, विपणन को हाईलाइट नहीं किया? क्योंकि इस पूरे सप्लाई चेन का सेंटर पॉइंट है ये, कौन सा? फूड प्रोसेसिंग। फार्मर फूड प्रोसेसिंग तक पहुंचा रहा है, ये सेंटर पॉइंट हुआ, और यहां से वो उत्पाद ही बदल जाता है। वो जब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर तक पहुंचा तब तक वो कच्चा माल था, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया में वो कच्चे माल का अस्तित्व ही बदल गया, उसमें वैल्यू एडिशन हो गया, अब उसका अस्तित्व ही चेंज हो गया है, वो वस्तु का स्वरूप बदल गया। इसीलिए हमने इसको यहां से तोड़ दिया और इसको कंज्यूमर तक निकाला। तो पूरे शब्दों में कंक्लूजन क्या निकला कि सप्लाई चेन के दो हिस्से, एक हिस्सा अपस्ट्रीम और दूसरा हिस्सा, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम शब्द अगर इस क्वेश्चन में लिख दो तो एग्जामिनर समझ जाए कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को समझ रहा है ठीक से कि कहां किससे जुड़ रहा है। लेकिन होता क्या, टाइम कम रहता है, प्रेशर बहुत रहता है, टेंशन ज्यादा होती, और दिमाग केवल उतना ही देख सुन पाता है जितना सामने लिखा है। कई बार तो यही नहीं समझ आ रहा होता इसमें लिखना क्या। अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कहीं बीच में आएगा और सप्लाई चेन इसमें से गायब हो जाएगा, और उस समय बाद में अगर आपको कोई आके ज्ञान दे पेपर देने के बाद, अरे तुमने ये नहीं लिखा, बोले सर यही याद रह गया, वो बड़ी बात है, उसे वो प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हैंडल करने का तरीका एकमात्र ही है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा और सिनॉप्सिस बार बार उसी फॉर्मेट में बनाने पड़ेंगे कि आप लोग सप्लाई चेन को फूड प्रोसेसिंग से जोड़ पाए। क्लियर है मेरी बात? तो नीचे नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखने हैं आपको भाई, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन है ना आपके पास? हाँ, तो मेंस के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन लिख के लाना है। पहले इस क्वेश्चन को साइड में नोट करके रख लो। 2020 का सवाल है, सवाल लिखना है नहीं लिखना वो आप देखो, आपके पास मैंने मेंस के क्वेश्चन तो दिलवाई रखे, आप केवल ईयर लिख के रख सकते हो। क्वेश्चन के क्या कह रहे हैं? ये लो, अब ठीक है, ईयर ही लिख लो, काम चल जाएगा उससे। अभी लास्ट में आपने क्या लिखा, नीचे कुछ हेडिंग वेडिंग डाले ना, चल रहा था, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम लिखा था ना, हाँ इसको बना लो। हाँ योगदान है वो तो हमेशा रहता है, लिखेंगे नहीं, प्राइमरी उससे सेकेंडरी जोड़ना इतना लिख दिया, वो तो ऑटोमेटिक होता है।
अभी रुको, बात करा लेते हैं, ये सब अब बताएंगे नहीं, अब लिख रहे हैं तो बिजी होते हैं ना उस समय। कोई बात नहीं। हाँ जी, बन गया। एक सवाल का आंसर दें। दो तीन कथन है। पहला कथन है कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पर निर्भर करता है। मेरा कथन नहीं, मैंने आपसे विश्लेषण नहीं मांगा होता, जितना पूछते उतना बताया करो। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पर निर्भर करता, हाँ और ना में जवाब देना होता। यूपीएससी कथन आते हैं तो जो बाकी बोल रहे हो वो मन में बोलना है। बताओ, गलत है? प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पर निर्भर करता, ये बोला मैंने? गलत है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, दूसरा कथन सुन लेते हैं। गलत है भाई? तुम्हारा क्या कहना है? गलत है, ये भी कह रहा है गलत है। सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर करता। अच्छा, तीसरा, सर्विस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पर निर्भर करता है। नहीं, अच्छा दोनों नहीं, सर्विस सेक्टर सेकेंडरी पर निर्भर करता है कि नहीं करता? अच्छा, मिक्स आवाज आ रही, कोई बात नहीं। दोनों सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सर्विस पर निर्भर करते हैं। सर्विस सेक्टर बाकी दोनों पर निर्भर करता है। कथन सही है? प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी पर निर्भर करता है? नहीं करता? अच्छा, तीनों सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये सही है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी पर। अब कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे कथन सुने हुए? क्लास रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है ना? स्टार्टिंग की क्लास में आलू का एग्जाम्पल देके किसान एक बेचना चाहता था फसल को, एग्जाम्पल देके समझाया था, उसमें समझा दिया था, लेकिन अभी फिर डाउट हो गया। डाउट यह है कि किसान अगर उत्पादन नहीं करेगा, मान के चलो देश में कच्चा माल अवेलेबल ना हो, कच्चा माल ही अवेलेबल ना हो तो इंडस्ट्री क्या डेवलप करेगी? कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी ही नहीं। तो सेकेंडरी सेक्टर निर्भर कर रहा है किस पर? दोबारा, अगर भारत में इंडस्ट्री सेटअप ही ना हो, निवेशक निवेश ही ना करे, तो किसान बहुत सारा कच्चा माल उत्पादन करेगा ही नहीं, फिर वो उतना ही उत्पादन करेगा जितना वो स्वयं कंज्यूम कर पाए। अर्थात प्राइमरी सेक्टर निर्भर करता है किस पर? सेकेंडरी पर। और दोनों के बीच में ट्रक, फोन कॉल, याद आया कुछ? ये सब ना हो तो दोनों के बीच में व्यापार, अर्थात दोनों निर्भर करते हैं किस पर? सर्विस सेक्टर पर, टर्शरी सेक्टर पर। बहुत बढ़िया से एग्जांपल देके बता रखा था। लास्ट लाइन तो आपको याद थी, जो रटा हुआ माल था ना वो तो याद था, तीनों सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अच्छा, आप सोच के देख लो कितना सरल है वो चीज। उस दिन जब पढ़ाया तुरंत समझ भी आएगा, और वैसे भी सरल है। सरल होने के बावजूद कितनी बेसिक लाइन थी। जब शुरू की पहली दूसरी क्लास में वो सब पढ़ाता हूं मैं, तो दो चार तो ऐसे बैठे होते हैं हर बैच में, वो सोचते हैं अच्छा यही पढ़ाएंगे कि ये तो आता है, इसलिए तो फिर यूपीएससी हो गया, इसमें क्या है, इससे तो कोचिंग ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। इस साल 2024 में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर पर सवाल है पीटी में, और 80% की तो हालत खराब होगी। और बाद में मेरे से आके पूछ रहे हैं सर ये कौन से में शामिल होगा? मैंने कहा तुम तो कह रहे थे बहुत अच्छा है, सरल है, यूपीएससी से कभी भी निकाल देंगे, क्या हो गया? अब उनकी हालत खराब हो जाती है। इसीलिए ये एग्जाम को ना आप जितने मर्जी टॉपिक सरल लगते हो,
एग्जामिनर उनका प्रेजेंटेशन आपके सामने ऐसे करता है कि वो सरल टॉपिक को आपको टफ बना के दिखाता है, फिर लगता है ये तो ऐसा तो नहीं सोचा था कभी भी। इस बार पूछा उसने सवाल, देखा पेपर नहीं? तो फिलहाल तीनों सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पर, सेकेंडरी टर्सरी पर, और दोनों सेक्टर टर्सरी पर, और टर्सरी सेक्टर निर्भर करता है इन दोनों के उत्पादन पर। अब ये बात बीच में कहां से आई? इन्होंने एक नया सवाल निकाल दिया। सुने भाई, मैंने कहा कि ये जो अपस्ट्रीम की प्रक्रिया है ये प्राइमरी सेक्टर को जोड़ती है, किससे? तो कह रहे सर बीच में तो टर्सरी भी आ गया। चेक करो भाई, ये क्या है? भंडारण। इस साल पीटी में यही है लाइन भी। पेपर देखा है? हाँ, जिन्होंने नहीं देखा वो अगले साल पहली बार देखें, उसके बाद उनको 25 में दोबारा, 26 में दोबारा देखना पड़ेगा। ऐसा ही होता है। पिछले साल का पेपर देखने तक का समय नहीं है आपके पास, सोचने की बात है, लेकिन आप बड़ी बड़ी मैगजीन खरीदने के पीछे भाग रहे होते हैं। पेपर तो देखा करो कम से कम। यहाँ लिखा है कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादों का भंडारण। अब बताओ भंडारण करने के लिए क्या चाहिए? कोई स्टोरेज हाउस? क्या उत्पादन हो रहा है कृषि? क्या वो कृषि भूमि है? तो प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट नहीं है। क्या उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? स्टोर करके रखा है, केवल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? नहीं। तो वो सेकेंडरी सेक्टर भी कौन सा है? सर्विस देता ही है। मान लो मैंने अपना ये मकान किराए पर दे दिया, भाई आप यहाँ पे आओ, स्टॉक करके रख लो, 2-3 महीने स्टॉक करो, मुझे इतना किराया दे देना। ये सर्विस सेक्टर है, तो ये सर्विस सेक्टर में काउंट होगा। ये सवाल भी आया इस साल पीटी में, ऐसे आया था ऑप्शन मिलाने वाला, देखा हो तो, है ना, ऐसे मैच करने का ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था इस बार। अब ये वो जो क्वेश्चन ही पूछ रहे थे उसको सुनो। ये कह रहे हैं सर प्राइमरी को सेकेंडरी से जोड़ रहे हैं, लेकिन बिना टर्सरी के तो जुड़ेगा ही नहीं। ये कौन सा है? टर्सरी। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। तो कह रहे सर फिर हमने लिखा तो ऐसे प्राइमरी को सेकेंडरी से जोड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं लिखेंगे तो ऐसे ही ना, प्राइमरी को, ये प्राइमरी को सेकेंडरी से जोड़ने में टर्सरी की हेल्प चाहिए होती है, ये तो अंडरस्टूड है पहले से। कुछ क्लियर हुआ? जब भी प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी से जोड़ोगे तो बिना टर्सरी के वो नहीं जुड़ेगा। आपको बैलगाड़ी में रख के ले जाना पड़े, चाहे ट्रक में भर के ले जाओ, परिवहन साधन तो चाहिए प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाने के लिए। तो टर्सरी तो अंडरस्टूड है, उसका यूज होगा। लेकिन हम लिखने में ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि अपस्ट्रीम प्राथमिक क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र की सहायता से द्वितीयक क्षेत्र से जोड़ता। इसमें तृतीयक क्षेत्र की सहायता बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। प्राथमिक क्षेत्र को किससे जोड़ता है? और वो सेकेंडरी सेक्टर से आगे जोड़ रहा है किसको? कंज्यूमर को। तो ये कंज्यूमर तक की प्रक्रिया है और वो उत्पादक तक की प्रक्रिया है। क्लियर हुआ? नीचे ऐसे अपनी मर्जी से लिख लेना, समझने के लिए जस्ट बना करके लिख लो, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम। एग्जाम में नहीं लिखना, ये भी लिख लेना इसको। हाँ, छाप दोगे आप इसे, बोले सर आपने नोट्स में लिखवाया है, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बराबर सप्लाई चेन। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपके समझ के लिए लिख रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, कैमरे पे रिकॉर्डिंग रहेगी, इसको एग्जाम में छापना नहीं है, रिवीजन करने में काम आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बस इसीलिए केवल लिखा गया है। इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है। क्लियर? हाँ, इसको छाप मत देना एग्जाम में कि सर ने बताया था ऐसा फॉर्मूला थोड़ी होता है, ये बना लिया हमने, ऐसा समझने में हेल्प करता है। हाँ जी, अब आगे की बात सुनते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अपस्ट्रीम की आवश्यकताएं। सिलेबस हमसे क्या कहता है? अपस्ट्रीम की नीड्स और डाउन स्ट्रीम की नीड, वो नीड पढ़नी है। लेकिन उस नीड को पढ़ेंगे उससे पहले कुछ सूचना सुन लेते हैं। सारी चीजें तो आपको जानकारी भी रहती है, कभी कभी तो हमें पर डाउट हो जाता है कि मैनेजमेंट किधर है। तो सूचना पता है? मैं बता देता, नहीं ऑफिशियली फिर भी मैं बताऊंगा तो सही, पता है तो उसके बाद भी कोई बात नहीं। क्योंकि आपकी क्लास 2 से 4 चल रही थी, है ना, और टाइम भी कम हो गया था और आपका टाइम चेंज भी थोड़ा हुआ था, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। आपका भी शेड्यूल चेंज हुआ होगा, पढ़ाई जो आप लाइब्रेरी में शेड्यूल बना रखा है आपने। इसके लिए मैं बहुत दिनों से बात कर रहा था मैनेजमेंट से, लेकिन जब तक कुछ आंसर ना मिले तब तक आपसे क्या डिस्कस किया जाए। तो मैं चाह रहा था कि आपका टाइम वापस 3 बजे हो जाए और टाइम क्लास भी वापस 2.5-3 घंटे जो चल सकती है, जो रेगुलर टाइम था आपका 3 से 5:30 5:45 तक जो क्लास चलती थी वो चले। लेकिन क्लासरूम की शॉर्टेज थी, आपको पता ही है सारी बात, इस वजह से क्लास आपको इस टाइम पे लेनी पड़ रही थी। लेकिन अब वो टाइम स्लॉट अवेलेबल है, तो मैंने बात करी थी, तो वो टाइम अब आपका वापस से कल से 3 बजे क्लास चलेगी।
इसी हॉल में क्लास चलेगी 3 से 5:30 जो आपका नॉर्मल टाइम था, वापस नॉर्मल टाइम पे आ जाएंगे। तो क्लास पूरे टाइम जितनी चलनी चाहिए जो शेड्यूल होता है उसी टाइम पे क्लास चलेगी। मुझे लगता है ठीक हुआ ये, कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत उनको होगी जो 2.5 घंटे बैठ नहीं पाते, वैसे बीच में जाते तो रहते ही हो। लेकिन ये तो थी अच्छी खबर कि आपकी क्लास। अब एक थोड़ी सी सूचना है, आपको थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा इस 3 से 5:30 की क्लास को चलाने के लिए, है? हाँ सुन लीजिए, अरे पूरी बात तो सुन लो, एक दूसरे को पहले बताते हैं। हाँ पता है तो अच्छी बात है भाई, जिसको नहीं पता उसको तो बता दें, नहीं तो वो कहेगा मुझे इसने बताया ही नहीं। आप उन सबको मैसेज कर देना या तो फाउंडेशन 11 जो शाम को चलता है 6:30 बजे, उसकी और आपकी क्लास में अब सेम टॉपिक पे पहुंच गए हम। उनको भी मुझे अब अप स्ट्रीम की आवश्यकता है पढ़ाना, और आपको भी अप स्ट्रीम की आवश्यकता है पढ़ाना। दोनों क्लास सेम टॉपिक पे पहुंच गई हैं, और उनका भी बैच, जैसे आपका टाइम थोड़ा सफ़र किया, उनका भी टाइम सफ़र कर रहा था। और चूंकि सिलेबस उनका भी जल्दी से हो जाए, उनको भी जल्दी चाहिए सर, बैच ख़त्म कर देते हैं, हमारे भी सिलेबस 15 दिन की क्लास बची है। तो एक ये रास्ता निकाला गया कि दोनों क्लासेस को परस्पर मर्ज कर दिया जाए। आपको इसी टाइम पे आना है, आपके टाइम में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। आपको 3 बजे आना है, 5:30 तक जैसे आते हो ऐसे आना है। आपको फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क उनको पड़ेगा। उनको 2 बार क्लास, यानी उनके लिए पैरेलल बैच हो जाएगा। उनकी ज्योग्राफी की क्लास शाम को 6:30 चलती, और 3 बजे वो इकोनॉमी की क्लास भी करेंगे। तो आप तो जिस कुर्सी पे जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे रहोगे, वो आकर के इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। मेरी बात क्लियर है? आज नहीं, रुक जाओ, बात तो सुन लो। एक तो इतने विचार आपके पास हैं ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आपके साथ क्लास को साझा करके क्लास अटेंड करेंगे। तो आप लोग टाइम से क्लास आकर के आराम से अपनी सीट ले लेना। हाँ, क्योंकि जब संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ी सी 5-10 मिनट की दिक्कत होती है इनिशियल, जब क्लास एंट्री करते हैं। क्लास चलने के बाद जब क्लास स्टार्ट हो जाती है फिर सब एडजस्ट अपने आप हो जाता है। क्लास में पर्याप्त सीट है, ऐसा मत सोचना कि मैं आकर के सीट रोकूं, 2 बैग लेफ्ट में और राइट में भी रख लूं, वो सब मत करना। बिना बात का उस पर हंगामा होता है। आप अपनी सीट लोगे, उतनी कुर्सियां हैं, है ना, उससे ज़्यादा हैं, पर्याप्त मात्रा में आपका स्पेस रहेगा, ऐसी टेंशन नहीं लेनी है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि उस क्लास का भी जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। और मैंने आपसे वैसे ही कहा, मजाक में मैं कहते रहता हूँ, हमें समावेशी विकास करना है, हाँ कि नहीं? तो किसी बैच को अगर क्लास मिल पर रही है और सेम सिलेबस है तो उनकी क्लास करा दी जाए। आप पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, आप तो जैसे बैठे हो ऐसे ही बैठते रहोगे, क्लास में नहीं लेनी है। हाँ, दिक्कत तब होती जब टीचर चेंज हो रहा होता, हाँ कि नहीं? हाँ, उसकी डिमांड हो तो बताओ, फिर वो भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो क्लास आपकी कल से 3 बजे चलेगी, नॉर्मल इसी टाइम पर 3 बजे वाला जो टाइम है, अब तक 2 बजे चल रही थी, और कल से क्लास 2.5 घंटे कम से कम जैसे चलती थी वैसी क्लास चलेगी। क्लियर है? अब हम अप स्ट्रीम की आवश्यकता वाले टॉपिक पर पहुंच गए हैं, वही उस बैच का टॉपिक है। तो ये टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग डाल के रख लो, और कल हम डिस्कस करेंगे अप स्ट्रीम की आवश्यकता। हाँ जी, एक आवाज नहीं, आवाज एक सुनो, मेरा फिर से निवेदन है, किसी प्रकार की सीट को लेके हंगामा नहीं चाहिए मुझे, है ना? आप आराम से तसल्ली से पहले आ जाना। कोई हंगामा हुआ तो हमारा पढ़ाने का मूड खराब हो जाएगा और आपके पढ़ने का, फिर उसके बाद नुकसान मेरा नहीं है, मेरा 1% नहीं है। और कहो तो ट्रेलर दिखाऊं मैं कल। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद। वैसे आप लोगों की क्लास बड़ी कोऑपरेटिव है, मुझे पता है इस बात का।